राधे राधे। एपिसोड 474। स्माइल। रूहानी आयश के सामने चुपचाप बैठी थी। आयश को समझ नहीं आ रहा था वो कल अब तक तो इतनी खुश थी और आज इतनी उदास कैसे हो गई। तभी आयश ने इवेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर को उससे सवाल करने का इशारा किया। मैनेजर ने अपना गला साफ किया और बोला, रूहानी जी आप अपने बारे में बताइए। रूहानी ने सीधा सा जवाब दिया, हमारा नाम रूहानी सिंह रायज़ादा है। हमने कई सालों से तक होटल में काम किया है और हमारे पास इवेंट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस भी है। ऐसे ही उसने अपने बारे में आयश ने उसका सीधा जवाब सुना तो अब उसे शक होने लगा कि कुछ तो हुआ है। मैनेजमेंट ने पूछा, ओके तो आप हमें इंडो वेस्टर्न और प्योर इंडियन थीम वेडिंग वेन्यू का डेकोरेशन 10 मिनट में समझाइए। रूहानी ने आयश को देखा। आयश ने उसे अपनी एक भौं उठाकर देखा। रूहानी के चेहरे के भाव नहीं बदले और उसने फटाफट से जवाब देना शुरू कर दिया, वेल मैं इसे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर। और फिर इंटरव्यू हुआ। कुछ देर बाद आयश ने अपने पेन को टेबल पर रखा और बोला, मिसेस रायज़ादा आप काफ़ी इम्प्रेसिव हैं लेकिन आप में एक कमी नज़र आ रही है। रूहानी ने उसे देखा। आयश उसके चेहरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्या अपने गेस्ट को ऐसे ही वेलकम करती हैं मुँह लटका कर? रूहानी ने कहा, नो सर आई कैन स्माइल बट। वो कह ही रही थी कि आयश ने कहा, तो आप हमें थोड़ा सा मुस्कुरा कर दिखाइए। ऐसे ही दिखाइए जैसे आपके सामने कोई खड़ा है और आप उसका वेलकम कर रही हैं। आयश की बात पर रूहानी खड़ी हुई और अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक फेक स्माइल में होठों पर लाते हुए बोली, वेलकम टू द गोल्डन मून मिस्टर रायज़ादा। हमें उम्मीद है आगे आप शाम आपके लिए बहुत शानदार होगी। आयश ने नहीं में सर हिलाकर बोला, नहीं ऐसे नहीं, आप थोड़ी ज़्यादा ही मुस्कुरा रही हैं। आपकी मुस्कुराहट को देखकर तो कोई वहाँ से भाग जाएगा। ऐसा लग रहा है आप मुस्कुरा तो रही हैं लेकिन आप खुश नहीं हैं। थोड़ा प्यार से। रूहानी ने अजीब सा मुंह बनाया और फिर से अपने होठों पर आयश को फिर से कहा, नहीं ये नहीं चलेगा। अगर आपको स्माइल नहीं करनी आती तो जाइए यहाँ से, ये काम आपके लिए नहीं है। ये सुनकर रूहानी ने हैरानी से उसे देखा और अपने मन में बोली, सिया ने सही कहा था, यहाँ का बॉस सच में कितना खड़ूस है। वो बोली, वेट सर लेट मी डू वन मोर टाइम। ओके गो हेड, आयश ने कहा। रूहानी ने अपने होठों को प्यारी सी स्माइल पहन ली और इस बार बहुत प्यार से उसी लाइन को बोला। इस बार आयश ने सेटिस्फेक्शन के साथ, परफेक्ट, आप थोड़ी देर जाकर बाहर वेट कीजिए, हम आपको अपडेट देते हैं। रूहानी ने ओके सर कहा और वहाँ से चली गई। इस पूरे वक्त में रूहानी ने एक बार भी अपने चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश नहीं की। रूहानी बाहर चली गई। उसके जाने के बाद आयश कुर्सी से उठते हुए बोला, ओके अब मैं आगे का इंटरव्यू आप संभालिए, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग राइट नाउ। सबने उसे ओके सर कहा और आयश वहाँ से पिछली गेट से बाहर चला गया। इधर रूहानी कॉरिडोर के बाहरी तरफ जा रही थी क्योंकि उसे अब भी वहाँ पर लोगों की बातें सुनाई दे रही थीं। अब वो वहाँ तक एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। वो अभी जा ही रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक कमरे में खींच लिया। रूहानी एकदम से हैरान हो गई। उसके मुंह से चीख बस निकलने ही वाली थी कि किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और बोला, श्श, क्या कर रही हो, ये मैं हूँ। रूहानी ने उसकी आवाज़ को पहचाना तो झट से आंखें खोली और आयश को अपने सामने देखकर वो शांत हो गई। आयश ने कहा, क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है, क्या किसी ने कुछ कहा तुमसे? रूहानी ने मुंह लटका कर कहा, हाँ सब कह रहे हैं कि हमें यहाँ का काम आपकी वाइफ होने के लिए मिलना चाहिए। आप तो हमें ऐसे लग रहा है जैसे हमारे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है। आयश ने ये सुना तो अपने उसे एक भौं उठाकर देखा। वो बोला, किसने कहा ये, मुझे बताओ, मैं उसे बताता हूँ तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है। ये कहने के बाद उसने उसका हाथ पकड़ा और ले जाने लगा तो रूहानी उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, इसीलिए सब बोलते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है और आप पहले ही आ जाते हैं हमारे लिए लड़ने। कभी तो हमें अपना काम खुद करने दीजिए। ये कहने के बाद वो कुर्सी से आकर बैठ गई। आया समझ रहा था वो क्या कहना चाहती है। वो उसके पास आया और पास कर बैठा, उसके सिर पर थपकी दी और बोला, ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा, पर तुमने आज जो किया वो काबिले तारीफ था। ये सुनकर रूहानी ने खुश होते हुए उसे देखा। उसने कहा, क्या सच में? आयश ने कहा, हाँ सच में, पर तुमने जो स्माइल की ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। यह सुनकर रूहानी खड़ी हुई और उसने चेहरे पे मुस्कान लाते हुए उसी तरह फिर से जैसे इंटरव्यू में कहा था, वेलकम टू द गोल्डन मून मिस्टर रायज़ादा। हमें उम्मीद है आज की शाम
आपके लिए बहुत शानदार होगी। आयांश उसके इस हरकत पर हंसने लगा। रूहानी ने उसे देखा तो वो भी हंसने लगी। इधर सानवी ड्राइव करते हुए कहीं जा रही थी। उसने हॉट रेड कलर की ड्रेस पहना और आंखों में काले रंग के गॉगल्स थे। वो अभी जा ही रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा आरव का फ़ोन है। एकदम से उसका फ़ोन पिक करने के लिए बढ़ा लिया, लेकिन यह याद आते ही कि आरव ने कल उसके साथ कैसा बिहेव किया था, उसने अपने हाथ रोक लिए। ऑब्वियसली रोकेगी। उसने अपना चेहरा एकदम कठोर कर लिया और बोली, नहीं, इस बार नहीं। उसने इतना कहा ही था कि उसका फ़ोन फिर से बजने लगा। 2-3 बार रिंग जाने के बाद उसने फाइनली फ़ोन उठा लिया। वह कुछ कहती उससे पहले आरव बोला, मिस रायज़ादा, तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई? तुम्हारा काम यहाँ पेंडिंग है, इसे कौन करेगा? हाँ। यह सुनकर सानवी ने अपनी आंखों को गोल घुमाकर बोली, कम ऑन आरव, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तुम क्या अभी हमारे अपना काम करवाना चाहते हो? जाओ और अपना काम खुद करो, या फिर तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड रागनी से क्यों नहीं कहते? वह तुम्हारा काम बहुत अच्छे से कर देगी। यह सुनकर आरव अपने अब सामने से कहा, शायद तुम भूल रही हो, जब तुमने ज्वाइनिंग की थी तब मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उसके हिसाब से पूरे 1 साल तक तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। अगर नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए पेनल्टी भरनी होगी। सानवी ने कसकर स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया और बोली, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के लिए हमें क्या पे करना होगा? आरव ने कहा, तुम्हारे 1 साल की सैलरी के पूरे 10 गुना ज़्यादा। सानवी ने कहा, ठीक है, फिर पेनल्टी फीस तुम्हें शाम तक मिल जाएगी। यह सुनकर आरव जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कम ऑन मिस रायज़ादा, तुमने जितना काम किया है मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास अभी इतना पैसा होगा। उसकी बात का मजाक बनाते हुए सानवी ने कहा, आरव, शायद तुम भूल रहे हो, हम किसकी बेटी हैं? अगर हम चाहें तो तुम्हारी पूरी लॉ फर्म को खरीद सकते हैं। हमारे लिए पेनल्टी भरना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर आरव उसकी बातों को मजाक बनाते हुए बोला, हाँ, मैं जानता हूँ तुम किसकी बेटी हो, पर क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अगर तुम्हारे बाप का सरनेम तुम्हारे नाम से हटा दिया जाए तो तुम कुछ भी नहीं हो, मेरे सामने ज़ीरो के बराबर हो। इसलिए अपने बाप के नाम पर इतना मत बंद करो और चुपचाप काम करने आ जाओ। ये सुनकर सानवी का चेहरा एकदम कठोर हो गया। उसने गुस्से से फ़ोन को रखा। उसका मन हुआ कि वो अभी फ़ोन को उठाकर बाहर फेंक दे। आरव ने फ़ोन काट दिया। तभी उसका फ़ोन फिर से बजने लगा। इस बार रणवीर का फ़ोन था। उसने जल्दी से फ़ोन पिक किया और बोली, आई एम सो सॉरी रणवीर, हमें तुमसे मिलने नहीं आ सकते, ऑफिस में काम आ गया है। सामने से रणवीर ने कहा, इट्स ओके, मैं भी तो यही बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊँगा। सानवी ने मुस्कुराते कहा, ओके, हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। इधर रणवीर ने फ़ोन रखा और अपने हाथ में रोजेस के बुके को देखने लगा। उसने कहा, आई नो, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही? तभी उसके पास एक वेटर आया और बोला, सर, आप क्या लेना पसंद करेंगे? रणवीर ने कहा, कुछ नहीं, रहने दो, ये फूल ले जाकर पॉट्स पर डाल दो। और वो रोजेस को छोड़कर चला गया। इधर सानवी मल्होत्रा फर्म में अंदर गई। आज उसका रूप कुछ बदला बदला सा लग रहा था। सभी एम्प्लॉयज़ उसे खड़े होकर देखने लगे। सानवी ने रेड कलर का शॉर्ट फ्रॉक पहना था और उसके घुटनों से थोड़ा सा ऊपर था। वो अपनी हील्स के साथ टक टक की आवाज़ करने चल रही थी। उसने किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसने कैबिन का दरवाज़ा खोला और जैसे ही अंदर गई, उसने देखा रागनी और आरव सोफे पर बैठकर एक केस के लिए डिस्कस कर रहे थे। दोनों ने जैसे ही दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी, दोनों ने सामने देखा। आरव ने जैसे ही सानवी को देखा, उसका मुंह एक बार फिर से खुला की खुला रह गया। ये लड़की कब इतनी बदल गई? उसने गुस्से में उसे देखा। रागनी ने सानवी को देखा और फिर आरव को। ब्रेकअप के बाद भी आरव को ऐसा रिएक्शन देखकर रागनी को उससे जलन होने लगी। सानवी थी ही इतनी खूबसूरत कि रागनी हमेशा से उससे जलती थी। उसने उसका ध्यान तोड़ने के लिए कहा, आरव, बताओ ना, क्या ये प्रपोजल ठीक है? आरव ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन अब भी वो उसका ध्यान सानवी पर ही था। सानवी ने दोनों को देखा और अपनी चेयर पर आकर बैठ गई। उसने एक बार भी आरव को नहीं देखा। क्यों देखती भला? आरव उसके कपड़ों को देख रहा था। वो उसके सानवी का ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने फाइल बंद की और रागनी से बोला, रागनी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, तुम अभी जाओ। बट आरव, रागनी ने कहना चाहा, लेकिन आरव ने उसे
हाथ दिखाकर जाने के लिए कहा। रागिनी ने गुस्से में सानवी को देखा और वहाँ से पैर पटकते हुए चली गई। उसके चले जाने के बाद आरव आकर सानवी के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। सानवी ने अब भी उसे नहीं देखा। वो उसको इग्नोर कर रही है। मीस आरव ने उसे ऐसा देखा तो अपना गला साफ करते हुए बोला, मिस रायजादा, क्या तुम नहीं जानती ऑफिस में ये कपड़े पहनना अलाउड नहीं है? तुमने ये क्या पहन रखा है? सानवी ने पैन नीचे किया और सर ऊपर करके उसे देखते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, वो क्या है ना, हम कहीं जा रहे थे और हमारे पास वक्त नहीं था कपड़े बदलने के लिए, इसलिए ये पहनकर आ गए। क्या आपको हमसे अभी कोई परेशानी है? आरव ने कहा, हाँ है मुझे परेशानी। तुम ये कपड़े पहनकर क्या साबित करना चाहती हो? सानवी ने अपनी आंखों को गोल घुमाकर बोली, आरव, ये पहली बार नहीं है जब हमने ये कपड़े पहने हैं, इसलिए तुम अपना ये दिमाग कहीं और लगाओ और हमसे दूर रहो। हम आ गए हैं ना यहाँ काम करने। आरव ने गुस्से से उसे देखा। अब उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने गुस्से से अपने शर्ट के 2 बटन को खोल लिया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने फाइल ली और उसे देखने लगा, पर वो सानवी को देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो फाइल की आड़ में चुपके चुपके उसे ही देख रहा था। सानवी जानती थी आरव उसे देख रहा है, पर वो अपने काम पर फोकस थी। इधर वंश रितिका को लेकर पार्किंग में आ गया। वो उसे कार में बिठाने ही वाला था कि सलोनी भागकर उनके पास आई। उसने कहा, रितिका, तू यहाँ क्या कर रही है? रितिका ने सलोनी की आवाज़ सुनी तो रुक गई। उसने ऐसे दिखाया जैसे उसे पता ही ना हो कि सलोनी यहाँ हो सकती है। उसने सरप्राइज होते हुए कहा, दी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सलोनी ने कहा, मैं मॉम की रूटीन चेकअप के लिए आई थी। पर तू यहाँ क्या कर रही है? तूने तो कहा था तू बाहर का कहीं गई है। रितिका ने अपना मुंह बनाया और बोली, वो मुझे वंश की मॉम हॉस्पिटल लेके आई। दरअसल उन्होंने मेरे लिए आई डोनेट ढूंढ लिया है, इसी के लिए। उसकी बात पर सलोनी खुश होते हुए बोली, रियली? क्या तू सच कह रही है? मॉम सुनेंगी तो उन्हें कितनी खुशी होगी। रितिका ने हाँ में सिर हिलाया। वंश दोनों बहनों की आपस में बातें करते देख रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। कुछ पल बात करने के बाद रितिका ने वंश से कहा, वंश, तुमने कहा था तुम्हें काम से बाहर जाना है, तुम जाओ, मैं दी और मॉम के साथ घर चली जाऊंगी। वंश ने कहा, आर यू श्योर? रितिका ने हाँ में सर हिलाया। वंश उसके पास आया और उसके माथे पर चूमते हुए बोला, ओके, मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। रितिका ने हाँ में सर हिलाया। उसने सलोनी को देखा और बोला, मेरी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना, अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। सलोनी ने मुंह बनाया और बोली, जाओ जाओ, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने से पहले मेरी बहन है, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। वंश ने अजीब सा मुंह बनाया और उसे देखा। वंश ने रितिका को बाय कहा और चला गया। उसके जाने के बाद रितिका ने कहा, क्या काम हुआ? सलोनी ने बोली, हाँ, मैंने पता किया, मेरे लोगों ने बताया वंश आज रात सीरिया से कुछ दूसरी एंट्री के वेपन सप्लाई करने वाला है। रितिका ने कहा, इसकी तो उसने इतना ही कहा था कि उसे उसकी मॉम आती हुई नज़र आई और वो एकदम सीधी खड़ी हो गई। सलोनी की मॉम रितिका को देखते हुए उसके पास आई और बोली, और रितिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो बाहर गई हुई थी ना? रितिका ने कहा, वो मुझे आपकी याद आ रही थी और दी ने बताया आप हॉस्पिटल में हैं, तो मैं आपसे मिलने आ गई। आप ठीक है ना? और वो अपना हाथ बढ़ाकर उसे ढूंढते हुए उसके पास आ गई। सलोनी की माँ ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, पर तुम्हें अकेले आने की क्या ज़रूरत थी? अगर कुछ हो जाता तो? मैंने मेरा बेटा खो दिया, लेकिन तुम्हें नहीं खोना चाहती। ये कहते हुए वो बहुत इमोशनल हो गई। रितिका अपनी मॉम के गले लगते हुए बोली, मॉम डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। जो रह एपिसोड 475 आमना सामना। शाम का वक्त। काम खत्म करने के बाद सानवी ऑफिस से बाहर आ गई। वह अपनी कार में बैठने ही वाली थी कि उसने देखा उसके कहाँ से किसी दर पर जाना पहुंचना इंसान खड़ा है। वो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने सरप्राइज होते हुए कहा, रणवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रणवीर ने ब्लू कलर का शर्ट और पैंट पहना था, आंखों में धूप के चश्मे लगा रखे थे। वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। रणवीर उसके पास आते हुए बोला, मेरा काम खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा सुबह का काम अभी पूरा कर ले।
क्या ख्याल है तुम्हारा? ये कहते हुए उसने एक रोज़ सानवी को सामने कर दिया। सानवी मुस्कुराई और उसे लेते हुए बोली, ख्याल बुरा नहीं है। रणवीर उसकी कार का डोर उसके लिए खोलते हुए बोला, चलें फिर? सानवी ने हाँ में सिर हिलाया और कार में बैठ गई। रणवीर ने डोर बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने कार ऑन की और वहाँ से चला गया। इधर आरव एंट्रेंस पे खड़ा होकर उन दोनों को देख रहा था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध ली। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। हवेली। रूहानी घर आ गई। उसने अपने इंटरव्यू के बारे में पूछा तो उसने खुश होकर सबको बताया कि आज सब कुछ अच्छा रहा। 7 दिन बाद उसे काम पर जाना है। सब उसके लिए खुश थे। रात के 12 बज रहे थे। वंश बिना किसी को पता चले घर से निकलकर कहीं चला गया। किसी को भी उसने जाने की खबर नहीं हुई। उसने रोज की तरह उसने सोने के बाद अपना काम करना बेहतर समझा। कुछ देर बाद उसने वो एक जगह पर आया जो दिखने में बहुत ही फैक्ट्री लग रही थी। बहुत बड़ी ही और बहुत ही शानदार सफ़ेद रंग की दीवार और चारों तरफ लाइट चमक रही थी। वहाँ पर जगह जगह हथियार लटक रहे थे और जो कि दिखने में काफ़ी शानदार थे। ये था द वर्ल्ड ऑफ द एरान। उसका मतलब था सर्वशक्तिमान की दुनिया। वंश अपने दोनों हाथों के पॉकेट में डालकर चलते हुए अंदर गया। उसने ऊपर से नीचे तक काले रंग के कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई इमोशन ही ना हो। उसके आ जाने से अचानक से वहाँ पर ठंडक सी बढ़ गई। वंश का ऑरा इतना कोल्ड था कि उसके वहाँ मौजूद लोगों ने रोंगटे खड़े हो गए। वंश चलते हुए एक जगह पर आकर रुक गया। उसने देखा वहाँ पर जय और कुछ लोगों को वेपन्स के बारे में और यूज़ करने का तरीका बता रहा था। उस सब के काले कपड़े पहने थे और वो फॉरेन लग रहे थे। जैसे ही जय ने वंश को देखा वो उसके पास आ गया। वंश ने कहा, क्या तुम्हें इन्हें समझा दिया? जय ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, यस बॉस, मैंने उन्हें आर्म्स के बारे में सब बता दिया है और आज वे डील करने के लिए मान गए हैं। सामने खड़े इंसान ने वंश को देखा और उसके पास आते हुए बोला, ओह वी आर फाइनली वी मेट। वंश उसके हैंडशेक करते हुए बोला, या वी आर मिस्टर जोसेफ। मिस्टर जोसेफ वंश के पुराने क्लाइंट में से एक थे और वो रशिया के अंडरवर्ल्ड के ताल्लुक़ रखते थे। वंश ने कहा, होप यू लाइक माई न्यू वेपन्स। मिस्टर जोसेफ ने हंसते हुए कहा, या वी आर, दैट्स वाई आई हैव बीन यू फैन ऑफ मैनी ईयर्स। वंश के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। मिस्टर जोसेफ के साथ आया एक आदमी बहुत ध्यान से वेपन्स को देख रहा था। उसने उनमें से एक एडवांस्ड फीचर गन को उठा लिया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, वाओ दिस इज़ अमेजिंग, आई जस्ट लव इट, कैन आई टेस्ट इट। ये कहते हुए उसने उसे वंश की तरफ पॉइंट कर दी। उसके साथ ही उसके पास खड़े जोसेफ ने भी उसके पास रखे गन को वंश के सर पर लगाया और बोला, हैंड्स अप वी आर। और उसके साथ आए लोगों ने भी वंश के लोगों पर गन तान दी। वंश ने उसे अपनी आंखों के कोने से देखा और ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। जोसेफ ने कहा, आई एम सॉरी विया, आई एम गोइंग टू हैव अ बिग फाइट विद समवन, बट आई डोंट हैव मनी एनी मोर। वी वॉन्ट ऑल योर वेपन्स, वी डेस्परेटली नीड दिस, दैट्स वाई आई केम टू मीट यू। ये देखकर जय के होठों की मुस्कान आ गई और उसने उनसे मन ही मन कहा, गॉड प्लीज़ सेव हिम फ्रॉम दिस डेविल। वो आदमी वंश की आंखों में देखने लगा और वंश उससे नहीं घबराया, बल्कि वो मुस्कुराया और जोसेफ को इग्नोर करके उसके पास आते हुए बोला, वेल तुम इसे टेस्ट तो कर सकते हो, पर ये चलेगी मेरे इशारे पे, वरना ट्राई। ये सुनकर उस आदमी ने घूरकर वंश को देखा। क्या उसके सामने खड़ा ये छोटा सा लड़का उसे चैलेंज कर रहा है? आज तक उसने किसी से बेहतर हथियार चलाए हैं। उसने गन लोड की और ट्रिगर पुल किया तो गोली चली ही नहीं। सब हैरान हो गए। वो आदमी एकदम से घबरा गया। उसने जल्दी जल्दी कुछ और बार ट्रिगर पुल किया पर कुछ काम नहीं हुआ। ये सब देखकर हेनरी भी हैरान हो गया। वंश ने उसे छोटी आंखें करके देखा और बोला, व्हाट हैपेंड, इज दिस नॉट वर्किंग, लेट मी शो यू हाउ इट्स वर्क। ये कहने के बाद उसने उसके हाथ से गन ली और उसके ऊपर पॉइंट कर दी। ये देखकर वो आदमी हंसने लगा। अभी अभी उसने उसे ट्रिगर किया था, वो कोई काम का था ही नहीं।
अब ये उसके सामने खड़े नीली आंखों वाला लड़का उसे डराने की कोशिश कर रहा था। वो अपना पेट पकड़कर हंसते हुए बोला, आई डोंट नो, योर वेपन आर नो यूज, हाउ पुअरली दे परफॉर्म। अंश उसे अपनी एक और भौं उठाकर देखते हुए बोला। उस आदमी ने जोसेफ से कहा, बॉस, लुक एट हिम, यू थिंक दीज वेपन्स विल हेल्प यू विन द वॉर, यू सी राइट, यू सी दिस इज नो। वो कह ही रहा था कि कहीं से गोली आकर उसके सर पर लगी और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। जोसेफ ने यह देखा तो हैरान हो गया। वंश अपने हाथ में रखे गन को फूंक मारते हुए बोला, शट द फक योर माउथ डूडी, माई ईयर्स आर हर्टिंग बिकॉज ऑफ योर नॉनसेंस। ये कहते हुए वो अपने कान खुजलाने लगा। वो अपने कान खुजलाते हुए जोसेफ के पास आया और बोला, सो वॉच वर यू सेइंग मिस्टर जोसेफ। मिस्टर जोसेफ ने उसे ऐसा देखा और हकलाते हुए कहा, वी आर। वंश बोला, वॉट वी आर मिस्टर जोसेफ। मिस्टर जोसेफ ने कहा, आई एम सॉरी वी आर, बट डेस्परेटली नीड दीज आर्म्स। वंश उसके करीब आते हुए बोला, बट यू लॉस्ट द गेम मिस्टर जोसेफ। ये कहते हुए उसने उसके सर पर गन तान दी। वो गोली चलाता उससे पहले किसी ने उसके हाथ पर गोली चलाई। उसने उसकी तरफ देखा, वहाँ से कुछ काले कपड़े पहने लोगों की एंट्री हुई। शिट, जय ने कहा। उसने उन्हें पहचान लिया। वे स्पेशल कॉप्स थे जिनके बारे में वंश भी अच्छे से जानता था। ये लोग बहुत ही खतरनाक और निर्दयी थे। वंश ने गुस्से में जय को देखा। वो वहाँ से मूव होता उसके पहले एक लड़की की तीखी सी आवाज़ आई, वी आर अराउंड। आपके लोगों से कहा हथियार नीचे करें, खुद को सरेंडर करें, नहीं तो हम मजबूरन तुम पर गोली चलानी पड़ेगी। वंश ने उसे गुस्से से देखा। उस लड़की ने कॉप्स के कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर मास्क था, लेकिन वंश उसकी आंखें साफ देख पा रहा था। उस लड़की के हाथ में गन थी और वो अपनी कठोर आंखों से वंश को ही देख रही थी। वंश उसकी आवाज़ नहीं पहचान पा रहा था। वंश ने चुपचाप अपने हाथ ऊपर किए और उस लड़की ने अपने साथियों को कुछ इशारा किया, जिससे उसके कुछ साथी उस जगह पर फैल गए। ये सब वहाँ पर एक सीक्रेट रास्ते से अंदर आए थे जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। उन सब ने वंश के लोगों को हाथ से हथियार लेकर उन्हें घुटनों के बल बिठा दिया। वंश गुस्से से अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा था और वो लड़की भी वंश की नीली आंखों में देख रही थी। वो लड़की इसी तरह धीमे कदमों से वंश के पास आई और बोली, तुम्हें गैरकानूनी तरीके से हथियार बनाने और उसे हमारे दुश्मन कंट्री से बेचने और किसी का खून करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ये कहते हुए उसने उस आदमी के तरफ इशारा किया जिसे वंश ने कुछ वक्त पहले मारा था। जोसेफ ने यह देखा तो आगे आते हुए बोला, थैंक गॉड ऑफिसर यू हैव कम, अदरवाइज ही विल किल। वो कह ही रहा था कि उस लड़की ने उस आदमी के सीने पर गोली मारी और बोली, तुझे मारने से किसी को कोई डार्क नहीं पड़ने वाला। जोसेफ वहीं गिर गया, पर वंश एकदम शांत सा उसे देख रहा था, जैसे उसे फर्क ही ना पड़ रहा हो क्या कर रही है। वंश ने जय को देखा और कुछ इशारा किया। तभी उस लड़की ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कॉप्स ने तुम्हारी इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया है। तभी एक लड़की वहाँ एक बैग लाते हुए पकड़ कर बोली, मैम यहाँ पर वाइट सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल हैं। वंश की दांतें कस गए। वो यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकता था, क्योंकि ये उसकी बनाई दुनिया थी और यहाँ उसकी परमिशन के बिना एक परिंदा भी पर नहीं रख सकता था। लेकिन आज वहाँ पर कॉप्स पहुँच गई थी। वंश ये कहाँ बर्दाश्त करने वाला था। वंश ने उसकी नीली आंखों में गोल घुमाते अपनी नीली आंखों से गोल घुमाते हुए सभी तरफ देखा। उसने लोगों को घुटनों पर बैठे देखा। वंश को कहाँ मंजूर होने वाला था। उस लड़की ने कहा, सारे हथियार जब्त कर लो और उसे गिरफ्तार कर लो। फाइनली उसे पकड़ने का हमारा मिशन। उसने इतना कहा ही था कि वंश ने तेज कदमों से उस लड़की की तरफ बढ़ा और उसके हाथ से गन छीनकर उसे लोड करते हुए उस पर लगा दिया। ये उसकी आंखों में देखते हुए बोला, फेल्ड, योर मिशन हैज़ फेल्ड। उस लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वंश उसका ऐसा रिएक्शन देखकर मुस्कुराने लगा। वंश ने कहा, अपने लोगों को पीछे हट जाएं, वरना मैं उसके लीडर को यहीं से ऊपर पहुंचा दूंगा। उस लड़की ने नहीं में सिर हिलाया। वंश ने सबको ऐसा देखा तो उसके होठों पर चालाकी से भरी मुस्कान आ गई। उसने कहा, ठीक है, कोशिश अच्छी है तुम्हारी, देखते हैं कितनी देर तक टिकती है अपने फैसले पर। शायद तुम जानती नहीं
ये मेरी दुनिया है, यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। अगर मैं किसी को ज़िंदगी दूँ तो वो मैं अमर हो जाता है, और अगर मैंने कह दिया मौत तो तुम तो समझदार हो, मुझे उसका मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए उसने उस लड़की के सर पर गन का प्रेशर किया। उस लड़की ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और गुस्से में बोली, चाहे तुम मेरी जान ले लो पर तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। ओके देन, गुड बाय। और उसने ट्रिगर प्रेस किया, या उस लड़की के साथियों ने अपने हथियार डाल दिए। ग्रेट चॉइस, वंश ने कहा। उसने जय को कहा, खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे क्यों हो, इन्हें पकड़ लो। जय ने वैसे ही किया। उसने ऐसा उनके लोगों के कॉप्स को पकड़ा और अपने को कमरे में बंद कर दिया। वंश ने जय को कहा, जल्द इस जगह को खाली करो। उसने इतना कहा ही था कि जमीन हिलने लगी। सब ये देखकर हैरान हो गए। वहाँ पर मौजूद सभी हथियारों पर एक एक करके ऑफिसर के आंखों के सामने जमीन के अंदर समा गए और सब कुछ बाद वो जगह एकदम खाली हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने अभी अभी वहाँ की चीज़ों को निकलना शुरू कर दिया हो। वो लड़की ये देखकर बहुत ही हैरान हो गई। उसने गुस्से में वंश को टांगों के बीच में जोर से अपना घुटना दे मारा। आहा! वंश ने हाथ में गन छूट गई और अपने घुटनों पर बैठ गया। उस लड़की ने गन को कैच कर लिया और उसे वंश के सर पर मारते हुए बोली, कोशिश तो अच्छी थी तुम्हारी, लेकिन लगता है तुम इस खेल के कच्चे हो। बच्चे अभी भी अपने आप को मेरे हवाले। वो कह ही रही थी कि वंश ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे खींच कर गिरा दिया। वो उसे दबोचने ही वाला था। बच्चा किसे बोला? हाँ, ऑफिसर जाओ, पहले जाकर ठीक से मेरे बारे में होमवर्क करके आओ, फिर कहना यहाँ बच्चा कौन है। वो अपने मन में झुका और धीरे से बोला, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपका ये अकेले में भी साबित कर सकता हूँ कि मैं बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्या आप मुझे ट्राई करना चाहेंगी? उस ऑफिसर ने उसकी इस तरह की बातें सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। यू परवर्ट! उसने एक लात वंश के पेट पर मारी तो वंश फिर हट गया। वो लड़की फ्लिप मारकर उठ गई। वंश ने देखा उसके मुंह के किनारे से खून आ रहा है। उसने गुस्से से उस लड़की को देखा जो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। जय ने तेज़ आवाज़ में कहा, बॉस अब क्या करना है? वंश अपने सामने खड़ी लड़की को देखते हुए बोला, जाओ यहाँ से, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। जय ने एक बटन प्रेस किया और एक सीक्रेट दरवाज़ा खुल गया। वो अपने लोगों के साथ वहाँ से जाने लगा। उस ऑफिसर ने उन्हें जाते देखा तो उसने पीछे भागी, ए रुको, कहाँ जा रहे हो सब? पर वंश ने उसके कंधे को पकड़ लिया। उस लड़की ने वंश के हाथ को पकड़ा और उसे उठाकर ज़मीन में पटक दिया। ये देखकर वंश को कुछ याद आया। एक बार किसी ने उसके साथ ऐसा ही कुछ किया था। वो लड़की उसके ऊपर लात घूंसों की बरसात करने लगी। वंश ने उसके पर को पकड़ा सिर्फ वंश ने उसको पकड़ा और उसको अपनी तरफ खींचा और ऑफिसर वंश की बाहों में गिर गई। वंश ने गलती से उसके जगह को पकड़ लिया। उन दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। यू बास्टर्ड, हाउ डेयर यू! और वो उसके चेहरे पर मुक्के मारने लगी। वंश ने उसके हाथों को पकड़कर अपनी ओर घुमाया और उसके ऊपर आ गया। वो उसके हाथों को जमीन में प्रेस करते हुए गहरी सांसें लेते लगा। वो लड़की भी गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वंश की आंखों में घूर रही थी। उस मास्क के पीछे वंश सिर्फ उसकी आंखें ही देख पा रहा था। उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा था। वो उसके नीचे छटपटाई, पर वंश ने इस बार उसे नहीं छोड़ा। वंश ने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और दूसरे हाथ को उसके मास्क के तरफ बढ़ाया। उस लड़की ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वंश उसके मास्क को हटा पाता उससे पहले किसी ने उसके सर पर जोर से दे मारा, जिससे वंश उस लड़की के ऊपर बेहोश हो गया। उस लड़की ने वंश को धक्का देकर अपने बगल में गिराया। उफ! बाल बच गए। दूसरी लड़की ने उसकी तरफ आते हाथ बढ़ाया। उस लड़की ने वंश को धक्का देकर अपने बगल में गिराया। उफ! बाल बच गई। दूसरी लड़की ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने उसका हाथ पकड़ा और उठ गई। सामने वाली ने कहा, आर यू ओके रिद्धि? रिद्धि ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, उन्हें छुड़ाओ और उसे ले चलो। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।
उस लड़की ने वंश को धक्का देकर अपने बगल में गिराया। उफ, बाल बाल बच गई। दूसरी लड़की ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने उसका हाथ पकड़ा और उठ गई। सामने वाली ने कहा, आर यू ओके रिद्धि? रिद्धि ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, उन्हें छुड़ाओ और उसे ले चलो। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।